तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मुर्गियों के टीकाकरण पर जानकारी। टमाटर की फसल में किए जाने वाले शस्य प्रबंधन कार्य। किन्नों के उद्यान में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत यदि हम मुर्गी पालन व्यवसाय की बात करें तो ये अपने प्रदेश में अपनाया गया है। इस समय मुर्गियों में रोग के प्रकोप की संभावना ज्यादा रहती है, जिसमें मुख्य रूप से रानीखेत, गंबोरो और चेचक रोग का प्रकोप होता है। अतः इन रोगों से बचाव हेतु आवश्यक टीकाकरण करवाना जरूरी होता है। इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए देखिए ये विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, अंडा एवं मांस वाली मुर्गियों में गर्मी के मौसम में विभिन्न प्रकार के रोगों के आने की संभावना बनी रहती है, जिसके अंतर्गत पहला रोग है गंबोरो विषाणु जनित रोग। विषाणु युक्त हवा, पानी एवं आहार के द्वारा इस रोग का फैलाव होता है। इस रोग के लक्षण हैं शारीरिक तापमान में बढ़ोतरी, गर्दन नीचे करके पंख फैला के बैठना, शव परीक्षण उपरांत जांघ एवं छाती की मांसपेशियों पर खून के लाल धब्बे दिखना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग से मृत्यु दर शुरुआत के 3 दिनों तक अधिक होती है। बचाव एवं उपचार। संक्रमित मुर्गियों को अलग करें। गुड़ 150 ग्राम प्रति 10 मुर्गी व सिरका 15 मिलीलीटर प्रति 10 मुर्गी के हिसाब से 3 से 4 दिन तक पीने के पानी में देना चाहिए। मल्टीविटामिन एवं विटामिन ई तथा सी योग्य मात्रा में 3 से 5 दिन तक दें। पशु चिकित्सक से आवश्यक परामर्श लेना चाहिए। इस बीमारी के बचाव के लिए ब्रायलर में 10 से 12 दिन एवं अंडे देने वाली मुर्गियों में 10 से 13 दिन व चौथे हफ्ते में टीकाकरण पीने के पानी या आँखों में अवश्य करें। खूनी दस्त या कॉक्सीडियोसिस रोग, यह एक भयंकर परजीवी रोग है जिससे न केवल बच्चों में बहुत अधिक मृत्यु होती है बल्कि पुलेट्स अंडा देने की अवस्था देरी से प्राप्त करती है। इसके लक्षणों में मुर्गियां कष्ट में रहेंगी, उजली, पीली या खूनी दस्त करती हैं, उन्हें भूख नहीं लगेगी, लोलक तथा कलंगी का रंग पीला पड़ जाता है। बच्चे ब्रूडर घेरा में बिजली के बल्ब के पास सिमट कर बैठते हैं। मुर्गियां आंख बंद करके ऊँघती रहती हैं। इस रोग की रोकथाम हेतु अंडों से बच्चे निकलने के 10वें दिन से उन्हें रोग निरोधक दवाइयाँ पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार देना चाहिए। बिछावन को सप्ताह में 2 बार आवश्यक रूप से पलटते रहना चाहिए। गीली तथा डेलेदार बिछावन को हटाकर सूखी बिछावन बिछाएं तथा कम स्थान में अधिक मुर्गियों को नहीं रखना चाहिए।
तीसरा है कोलाई बैसिलोसिस। यह रोग जीवाणु से होता है, जिनकी संख्या गर्मियों के दिनों में सामान्य से अधिक पाई जाती है। इस रोग के लक्षणों में मुर्गियों के पेट में पानी भरना, पक्षियों का सुस्त हो जाना, कोने में इकट्ठा होना, आहार में कमी, सांस लेने में दिक्कत आना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। बचाव एवं उपचार। मुर्गियों को पीने के लिए स्वच्छ पानी ही देना चाहिए। इसके अलावा 3 से 4 बार उचित मात्रा में क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर पानी के स्रोत में डालना चाहिए। सिरका 20 मिलीलीटर प्रति 100 पक्षियों के लिए 3 से 4 दिन पानी में मिलाकर देना चाहिए। इसके अलावा मल्टीविटामिन एवं एंटीबायोटिक पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार प्रयोग करना चाहिए। चौथा है दीर्घकालीन श्वसन रोग। यह रोग माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु से संक्रमित होने से फैलता है। फरवरी से लेकर अप्रैल तक रबी फसलों की कटाई होती है और इसी धूल के कारण यह रोग पक्षियों में भयानक रूप से फैल जाता है। यह रोग दीर्घ काल तक रहता है और मुर्गियों को कमजोर बना देता है। इस रोग के लक्षणों में मुर्गियों की श्वास नलिका प्रभावित होती है। इसके अलावा खांसी आना, हाँफना, सांस लेने में परेशानी का होना, लंबी सांस लेना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप मुर्गी फार्म के आसपास से गुजरते हैं तो घड़-घड़ की आवाज सुनाई देती है। बचाव एवं उपचार। फसल कटाई के दरमियान शेड के पर्दे बंद रखें। मुर्गियों को सीधी हवा के झोंके से बचाएं। पशु चिकित्सक से योग्य परामर्श लेकर ब्रांकोडायलेटर, एंटीबायोटिक एवं मल्टीविटामिन का प्रयोग करें। गर्मी के मौसम में जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है तब मुर्गियों को अक्सर लू लग जाती है। इसके लक्षणों में मुर्गियां व्याकुल दिखाई देती हैं और वे मुंह खोलकर जल्दी जल्दी सांस लेती हैं तथा सुस्त हो जाती हैं। मुर्गियां दाना चारा खाना कम कर देती हैं और प्यास भी अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा मुर्गियों की मृत्यु तक भी हो सकती है। बचाव एवं उपचार। प्रभावित मुर्गियों को ठंडी जगह पर ले जाकर उनके सिर पर ठंडा पानी डालें। हवादार वातावरण में रखें। दोपहर के समय जब लू अधिक चलती हो तो मुर्गी घरों की बिछावन पर भी ठंडे पानी की फुहार करने से कुक्कुटशाला के तापमान को कम किया जा सकता है। विटामिन निर्धारित मात्रा से दूनी मात्रा में देवें, जैसे कि विटामिन ए को पीने के पानी में देवें। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की गोलियां भी दे सकते हैं। गर्मी के समय में पानी में ग्लूकोज मिलाकर भी दिया जा सकता है। इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए मुर्गी पालक भाई प्रबंधन करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। टमाटर का सब्जियों में प्रमुख स्थान है। इनकी बाजार में मांग पूरी साल बनी रहती है। आज के समय में सब्जियों में टमाटर के बिना कल्पना भी नहीं की जाती। शायद इसलिए सभी मौसम में टमाटर की खेती लोकप्रिय है। हमारे से किसान भाई जिन्होंने गर्मी का टमाटर लगाया है और जो लगभग 1 महीने का है और प्रदेश का तापमान 40 सेंटीग्रेड के ऊपर है, ऐसे में फसलों को बचाए रखना एक चुनौती से कम नहीं है। तो ऐसे किसान भाई जो इस समय टमाटर लगाए हैं वो किन किन प्रबंधन उपायों को अपनाएंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह यादव। किसान भाइयों, इस समय ग्रीष्मकालीन टमाटर की फसल लगभग 1 माह की हो गई है। इस समय कौन कौन सी शस्त्र क्रियाएँ की जाएं जिससे कि आपको अधिक उत्पादन मिले। उसमें किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं कि उसमें खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि किसान भाइयों खरपतवार 2 तरीके के होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार, दोनों ही प्रकार के खरपतवार हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये नुकसान हमारा जो है 30 से 35%, 40% तक हो जाता है। किसान भाइयों, इसलिए खरपतवारों को नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है। इसका नियंत्रण करने के लिए हम जो है खुरपी की सहायता से यदि 2-3 इकाई गुड़ाई कर देते हैं तो इसको जो है हम सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों,
खरपतवार को खुरपी के साथ करने से क्या लाभ मिलता है, क्योंकि उसमें वायु संचार बढ़ जाता है, पौधे की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और पौधा स्वस्थ रहता है। किसान भाइयों, अगली बात आती है इसमें जो है सिंचाई के रूप में किसान भाइयों में बता दूं कि इसमें जो है क्रांतिक अवस्था होती है। टमाटर में क्रांतिक कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें जो है पौधे की बढ़वार हो रही है, उस समय उसमें सिंचाई होना चाहिए। साथ साथ जब पौधे से जो है फूल बन रहा होता है, उस समय हल्की सिंचाई होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब जो है फूल से फल बन रहा होता है, उस समय भी सिंचाई इसमें होना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों, चूँकि दिक्कत ये आती है कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि फूल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। फूल झड़ने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा किसान भाइयों? इस समय जो है यदि नेप्थलीन एसिटिक एसिड अगर 20 से 22% जो है 20 से 22 ppm का घोल बना करके यदि हम नेप्थलीन एसिड का प्रयोग कर देते हैं तो जो है हमारे टमाटर के खेत में फूल नहीं झड़ता है। किसान भाइयों, इस समय खाद उर्वरक का प्रयोग करना होगा। साथ किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि आपने अपने खेत में जो है लगभग 100 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और करीब 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास और लगभग जो है 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 10 से 12 किलोग्राम जो है बोरेक्स प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की जो है हम 1/3 मात्रा और जो है शेष सभी की पूरी मात्रा हम खेत की तैयारी करते समय प्रयोग करते हैं। साथ साथ जो है सड़ी गोबर की खाद भी जो है लगभग 150 से 200 कुंटल हम प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी नाइट्रोजन बच जाती है उस नाइट्रोजन को जो है हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग जो है हम जो है पौधे लगाने के बाद लगभग 30 से 35 दिन के बाद प्रयोग करते हैं। दूसरा भाग जो नाइट्रोजन बच जाता है उसको जो है लगभग 45-50 दिन में जो है हम अपने खेत में प्रयोग करते हैं। अगर जो है इस तरीके से खाद का मैनेजमेंट हम सही तरीके से कर लेते हैं तो हम जो है अपने खेत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों, खाद का मैनेजमेंट के साथ साथ जो सूक्ष्म तत्व मैंने बताए हैं आपको, जिंक है, बोरॉन है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि टमाटर आपका फट जाता है, फटने से रोकने के लिए हम जो है एक तो सिंचाई बैलेंस करते हैं, साथ साथ जो है उसमें यदि बोरेक्स का प्रयोग करते हैं हमारे खेत में टमाटर फटेगा नहीं, अच्छी क्वालिटी का टमाटर निकलता है। तो ये तो थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फलों में किन्नों के बाग बुंदेलखंड क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर देखे जाते हैं। अतः जिन किसान भाइयों के पास किन्नों के बाग हैं उनमें इस समय फूल की अवस्था चल रही है और इस समय बाग में सिंचाई, कीट एवं रोग प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही की गई तो आपके किन्नों के बाग से कम फलन मिलेगा। अतः इस समय किन्नों के बाग में कौन कौन से समसामयिक कार्यों पर ध्यान दिया जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। मैं अपने उन किसान भाइयों को जो नींबू वर्गीय पौधों की, विशेषकर किन्नों की जो बागवानी कर रहे हैं, तो उसमें जानकारी देने जा रहा हूं कि किन्नों की जो बागवानी है, किन्नों के जो पौधे हैं, इस समय उनमें क्या क्या आवश्यक क्रियाएं की जाएं कि जिससे हमारा अपने किन्नों के पौधों से अच्छा उत्पादन ले सके। हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि किन्नों बहुत अच्छी फसल है और
विशेषकर बुंदेलखंड के लिए ये एक जो अधिक तापक्रम और तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं, पानी की कमी हो, उसके लिए ये एक हार्डी, एक किस्म से कठोर फल है जो प्रतिकूल वातावरण को झेलने की सहन शक्ति रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि किन्नों में इस समय आपको ध्यान रखने की जो आवश्यकता है वो सबसे पहले बता दूं सिंचाई की। किसान भाइयों, कहीं कहीं पानी के संसाधन अच्छे हैं, तो अगर पानी के संसाधन अच्छे हैं तो कम से कम आपको 15 दिन में या 10 दिन में, 10 और 15 दिन के अंतराल पे हल्का पानी अवश्य लगाना है। जब उसमें गुड़ाई करने लायक उनके थाले हो जाएं, उनकी मिट्टी हो जाए तो गुड़ाई करवाइए, और गुड़ाई करते समय जो भी खरपतवार हों पौधों के थालों से अलग करवाइए। आप जो आपके किन्नों के थाले बने हुए हैं उस पर आप मल्चिंग कर दें, घास से या पत्तों से एक अवरोधी परत बिछा दें, ताकि जो सिंचाई का आपका पानी है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से कम उड़े और अधिक से अधिक पानी आपके पौधों को प्राप्त हो सके। जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि इस पौधे में जो है 1300 ग्राम यूरिया हो जाएगी और 850 ग्राम DAP हो जाएगी, 1250 ग्राम पोटास हो जाएगी। ये फिर जब तक आपके पौधे हैं ये चलता है। तो पूरा DAP यानी पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास और आधी नाइट्रोजन के लिए यूरिया आप फरवरी में दे देते हैं, और शेष जो नाइट्रोजन आपने बचा रखी है उसको आप फल लगने के 2 माह बाद आप देखें कि इसमें ये फल आ चुके हैं और ये लगभग फल आप लगे हुए 2 माह हो गए। इस समय आप जो आपने आधी नाइट्रोजन की मात्रा रोक ली है वो आपको थाले में देना होगी। आप देखेंगे बहुत अच्छे आपके फल चलेंगे। कुछ इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही वर्षा शुरुआत, मानसून आना शुरू होंगे, उसी समय जो है इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसके फल गिरने लगते हैं। एक इसमें सकिंग मॉथ, एक रस चूसने वाला एक पतंगा, एक कीड़ा लगता है जो इस फल के अंदर चला जाता है और इसको फल ड्रॉप हो जाता है। तो ये समस्या अभी से इसके लिए हमारे किसान भाई प्रबंधन कर लें कि इसमें वो गिरने वाली समस्या ना आए। जैसे ही मानसून आना शुरू होते हैं कीड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि इसके जो थाले हैं, जैसे ही आपका मानसून शुरू होता है तो इन थालों में आप नीम की खली, एक प्रति पौधा नीम की खली कम से कम 1 किलो आप इसका नीम की खली को अच्छी तरह से कूट लें, पाउडर बना लें और इसके थालों में मिला दें। तो जो पिछले वर्ष के इस कीड़े के अवशेष होते हैं, लार्वा होते हैं, अंडे होते हैं, पीपा होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद शुरू से ही जैसे ही एक मानसून आता है तो नीम की पत्तियों का घोल या नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर की दर से आप अगर छिड़काव 15 दिन के अंतर पर करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे ये इस कीड़ों को आप अपने बाग से दूर कर देते हैं। इसके अलावा इसमें एक किस्म का कभी कभी आप देखेंगे कि इसकी टहनियाँ सूखने लगती हैं। इसकी टहनियाँ सूखने में यह है कि अगर इसका समय रहते इलाज न किया गया, इस समय रहते इसका प्रबंधन न किया गया तो पूरा का पूरा पौधा सूखने की कगार पर पहुंच जाता। इस तरह की जब भी कभी हमारे किसान भाइयों को टहनियाँ सूखी हुई मिले और ये टहनियाँ आगे से सूखती हैं पीछे की तरफ, तो हरा भाग लेते हुए सूखी टहनियों को काट दें और काटने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलें और इस अनुपात में आवश्यकता अनुसार जितनी दवा आपको लगना हो उसको महीने में 1 बार अगर इसका भी छिड़काव कर देंगे, आपके पौधे में रोग हो अथवा ना हो। अगर इस तरह का आप छिड़काव करते हैं तो कोई भी रोग आने की, जो फफूंदी से लगने वाले रोग हैं उनकी आने की संभावनाएं दूर हो जाती हैं। अन्यथा की स्थिति में रोग आने के बाद अगर आप उसका प्रबंध करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पौधे में कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होगा। तो मैं समझता हूँ किसान भाई किन्नों की फसल जो उनकी तैयार होने जा रही है अच्छी से अच्छी फल लेकर लाभ ले सकेंगे। इस समय
अधिकतर प्याज की फसलें परिपक्व अवस्था में खड़ी हैं, जिसकी खुदाई का कार्य अब किसान भाई कर रहे होंगे। लेकिन प्राय देखा जाता है कि प्याज की खुदाई एवं भंडारण के समय बहुत सी कमियां पाई जाती हैं, जिसके कारण प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करें प्याज की खुदाई एवं भंडारण, जिससे प्याज लंबे समय तक सुरक्षित रहे? इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश जलवानिया। किसान भाइयों, मेरा नाम राजेश जलवानिया। जैसा कि किसान भाइयों आप सब जानते हो कि प्याज की जो पूरा जो मार्केट है वो प्याज के कंद पर निर्भर करता है। यदि हम इसको निकालते ही बेचेंगे तो बाज़ार में उस समय सप्लाई ज़्यादा होती है, जिससे कि हमको रेट कम मिलती है। पर हमारे किसान भाइयों की दुविधा ये है कि अगर वो उसको संग्रहित करते हैं तो वो प्याज अंकुरित हो जाते हैं और उसमें काली फफूंद लग जाती है और वो प्याज सड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जैसा कि आप इस फसल में देख रहे हो कि पत्तियां सूखना चालू हो चुकी है। इस अवस्था में हमें इसकी सिंचाई रोक देनी चाहिए। सिंचाई रोकने के तकरीबन 12 से 15 दिन बाद जब आप देखेंगे कि इसकी पत्तियां आधे से ज़्यादा इसकी पत्तियां सूख जाएगी, उस समय हम इसकी एक बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्की सिंचाई करेंगे। जैसे हमको कल खुदाई करनी है तो आज हम इसकी बहुत हल्की सिंचाई करेंगे। हल्की सिंचाई करके और कुदाली की सहायता से इन कंदों को हम खोदेंगे। खोदने के उपरांत क्या करेंगे, हम 2 से 3 दिन तक कंदों को इसी खेत में इस प्रकार रखेंगे कि जो आगे की लाइन के कंद है निकले हुए, वो कंद दूसरे कंदों की पत्तियों से ढक जाए। जैसे एक लाइन हम कंदों की बनाएंगे तो कंदों के ऊपर फिर दूसरे कंद इस प्रकार लगाएंगे कि उनकी पत्तियों से वो कंद ढक जाए, जिससे कि डायरेक्ट जो धूप है वो कंदों पर नहीं पड़े और उसमें सड़न पैदा नहीं हो। इस कार्य से ये लाभ होता है कि हमारे कंद अच्छी प्रकार उस नमी कम हो जाती है और कंद अच्छी तरह सूख जाते हैं। 3 दिन तक हम खेतों में इस प्रकार इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम इसकी जो गर्दन है वो गर्दन 2 से 3 सेंटीमीटर दूर से हम इसकी गर्दन को काटते हैं। काटने के उपरांत हम इसको तकरीबन 15 दिन तक हम इसको छाया में सूखने देते हैं। ऐसी जगह जहां क्रॉस वेंटिलेशन हो, मतलब एक तरफ की हवा दूसरी तरफ से आर पार हो जाए। क्रॉस वेंटिलेशन में इसको सुखाने के उपरांत हम इस प्याज को भंडारित करते हैं। तो किसान भाइयों, भंडारण के लिए कतई ज़रूरी है कि भंडारण के लिए हमारे देश में कई तरीके की संरचनाएं बनाई जाती है, जिसमें NHRDF नासिक और राजेंद्र नगर का जो प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र और हमारे दुर्गापुरा में जो रारी है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें प्याज अनुसंधान परियोजना में बनाए जाने वाले बहुत तरीके के जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। पर उसमें बेसिकली मुख्य ध्यान ये रखा जाता है कि जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं प्याज भंडारण के, जो भंडार गृह बनाए जाते हैं, वो किसान अपनी सुविधा के अनुसार, उसके पास कितना प्याज है उसके अनुसार वो भंडार गृह बनाए। भंडार गृह बनाने के लिए क्या है कि घर के पास ऐसी जगह जहाँ हवा का आवागमन अच्छा हो, सुचारू रूप से हो। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये लकड़ी की खपच्चियाँ या बांस की खपच्चियाँ, उसकी हम दीवारें बनाते हैं ताकि उसके अंदर छिद्र रहे, एक खपच्ची से दूसरी खपच्ची के बीच में स्थान रहे। और ज़मीन से कम 1 से 1.5 फीट ऊंचा हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। वो प्लेटफॉर्म की जो फर्श होती है वो भी हम खपच्चियों की सहायता से उसमें बनाते हैं। और उसकी जो छत है वो छत हम छप्पर की बनाते हैं। छप्पर की बनाने के ऊपर उसके ऊपर जूट कर डालते हैं ताकि बारिश वगैरह आए तो उसका पानी बह जाए। तो इस प्रकार की संरचना बना के हम उसके अंदर प्याज को भंडारित करते हैं। भंडारण में जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमें भंडारण मध्यम साइज के प्याजों का ही करना चाहिए, क्योंकि मध्यम साइज के जो प्याज होते हैं वो लंबे समय तक भंडारण में सुरक्षित रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसान भाइयों कि प्याज निकालने का जो समय अप्रैल मई है, उस समय हम अगर प्याज बेचते हैं तो हमारे प्याज थोक रेट में 3 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये किलो ही जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बारिश के बाद तो ये प्याज 10, 12, 15, 20, 25, 30, कई बार तो 40-50 रुपये किलो तक ये प्याज पहुंच जाते हैं। इसमें सब इसी बात का पैसा है कि हमारा प्याज किस हद तक सूखा हुआ है, उसकी गर्दन पतली से पतली हो। इसमें एक जो विशेष रूप से बात ध्यान देने की किसान भाइयों वो ये है कि प्याज हमारे देश में 3 रंग के प्याज मिलते हैं, सफ़ेद, लाल और पीले से हल्के लाल। तो जो भंडारण क्षमता, सबसे बढ़िया भंडारण क्षमता होती है वो होती है पीले प्याज की। पीले से लाल जो हल्के लाल प्याज होते हैं उसकी होती है। उसके लिए एक बहुत अच्छी किस्म है जिसका नाम है एग्री फाउंड लाइट रेड। तो इस प्रकार हम ये जो भंडारण का गृह बना के हम इसका भंडार करके और हम प्याज को उस समय बेच सकते हैं जब प्याज की हमको अच्छी रेट प्राप्त हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पहाड़पुर, जिला लखनऊ से चंद्रभान सिंह जी ने। यह सोलर फेंसिंग पर जानकारी चाहते हैं। तो चंद्रभान जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मशीन जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, इसमें सोलर पैनल लगता है, साथ में नीचे मशीन लगती है, मशीन के अंदर बैटरी लगी हुई है। तो इस पैनल से ये मशीन की बैटरी चार्ज हो जाती है और चार्ज होने के बाद रात और दिन 24 घंटे लगातार बिना रुके काम करती रहती है। इसमें मशीन इस तारबंदी के जो ऊपर करंट का झटका देती है, लगातार करंट नहीं रहता है, केवल झटका आता है और वो लगातार थोड़े थोड़े समय के बाद में आता है, जिससे कोई भी पशु या इंसान मरता नहीं है, चिपकता नहीं है, केवल झटका लगता है और झटका लगते ही वो डर के भाग जाता है। यदि कोई पशु ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसको 2 या 3 बार झटका लगेगा, उसके बाद सायरन बजना चालू हो जाएगा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल जाएगी कि कोई पशु अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। या कोई पशु तार तोड़ देता है या कोई इंसान चोरी की नीयत से तार काट देवे या अंदर घुसे, तो जैसे ही तार कटेगा या तार को किसी वजह से ज़मीन पर डाल देगा, अर्थ कर देगा, तो भी इसमें सायरन शुरू हो जाएगा। और वो जब तक सायरन बंद नहीं होगा, जब तक उसको वापस आप ठीक नहीं करेंगे। जैसे ही आप इसको ठीक करेंगे उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि होने का इसमें कोई खतरा नहीं है और जिस पशु को आपको रोकना है उसके अनुसार इसको व्यवस्थित आप कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 5 तार की ये तारबंदी लगी है, जिसमें यहाँ पे समस्या है सूअर, पालतू पशुओं और नीलगाय, जिसमें पालतू पशु तो इतने ज़्यादा नहीं, पर सूअर और नीलगाय की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने 5 तार लगाए हैं। यहाँ पे इनके जो बेर होते हैं, बेर की फसल खेती लगाई है जो नीलगाय की खास पसंद है, तो उसके लिए इन्होंने लगाया। तो इसमें नीचे वाला तार जो खास सूअर के लिए दिया है, ये बीच में 3 नंबर वायर है, ये दिया है, जिसमें गाय भैंस वगैरह अपने जो पालतू पशु है वो उनको रोकने के लिए है। और ये सबसे ऊपर का वायर है जो रोजडे या नीलगाय अपन बोलते हैं, उनके लिए है। तो कोई भी पशु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ज़मीन पे से घास ज़्यादा उग गई है और वो भी किसी तार पे अड़ रही है और जिसकी वजह से करंट कम पड़ रहा है, तो भी सायरन बजेगा। यानी आपको जानकारी मिल जाएगी कि उस हरियाली या जो ज़्यादा गहरी घास है उसके साथ में करंट ख़त्म हो रहा है, तो आपको उसका सायरन बजेगा। तो आप घास नीचे से साफ़ रखें ताकि करंट कम ना पड़े। यदि कोई बादल या ऐसा मौसम है, ऐसे मौसम में ज़्यादा समस्या रहती है कि धूप कम मिलती है, तो सोलर पैनल से चार्ज कम होता है। तो उस स्थिति में भी जैसे अब एक बार बैटरी पूरी चार्ज है तो आपको ये करीबन 48 घंटे तक चलती रहेगी बिना रुके। तो उसको आप थोड़ा सा चेंज करके कि जैसे दिन के टाइम पे आप लोग खेत पे रहते हैं तो दिन के टाइम मशीन को बंद कर दो, खाली रात में मशीन चालू रखें, तो दिन भर चार्ज हो जाएगी, रात को काम होती रहेगी। तो भी ये करीबन फुल चार्ज होने के बाद में लगातार 48 घंटे यानी कि 4 रात आप काम में ले सकते हो। इसके अलावा इसमें जैसे कि मेंटेनेंस के नाम पे जो कहते हैं कि रख रखाव या सालाना खर्च, इसके नाम पे इसमें करीबन कोई खर्च नहीं है। सिर्फ आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे ज़्यादा घास या कोई पेड़ पत्तियों की टहनी इस पे तार पे टच ना हो, वरना उनके साथ में करंट अर्थ होगा, धीरे धीरे तारबंदी पे करंट कम होता जाएगा। हालांकि जैसे कोई 1-2 पत्तियां टच होती है तो वो खुद जल जाएंगी, लेकिन ज़्यादा लगातार घास एकदम से, जैसे बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है, तो ऐसे टाइम पे थोड़ा आपको घास साफ़ करना है। और दूसरा, मेंटेनेंस के खर्चे के नाम पर सिर्फ एक खर्चा इसमें है कि आपको करीबन 2 साल में इसमें जो बैटरी लगी है वो करीबन उसकी लाइफ जो हमने किसानों को लगाई है उससे फीडबैक मिली है, उसके अनुसार करीबन 2 साल की इसकी बैटरी की लाइफ है। अब 2 साल में आपको बैटरी चेंज करनी है, जो करीबन 600 से 800 रुपये में हर जगह मार्केट में मिलती है। इसके अलावा इसमें कोई भी मेंटेनेंस या रख रखाव खर्चा नहीं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अमरूद के उद्यान में समेकित कीट प्रबंधन पर जानकारी।
फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।